हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। येस्टरडे आई हैव completed मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ formal organization and its disadvantages. Today we are going to discuss its merits or you can say its advantages. कि अगर हम औपचारिक संगठन बनाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ consciously deliberately created by the management to achieve certain specific organizational goal. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो संगठन मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मैंने आपको टू द पॉइंट एक ही बात आपको समझाई थी बेटे, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे जिसमें कि फ्यूल के ऑल 14 प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल। तो संगठन प्रबंधक अगर बनाएंगे तो वो फॉर्मल होगा, और कर्मचारियों के आने के बाद कर्मचारी जिसको अपने आप डेवलप कर लेंगे सोशल रिलेशनशिप को, उसको उस संगठन को हमको बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट क्रिएटेड और डिज़ाइंड बाय द मैनेजमेंट, इट इज़ क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉयज़, बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है? वी कैन ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर लेते हैं, काम असाइन कर देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमने किया था बेटे। तो जब हमने ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू किस व्यक्ति को हमने कौन सा काम डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता होता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विच वर्क। तो इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई काम अच्छा होता है तो ये काम किसने किया है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर काम ठीक नहीं हुआ तो ये काम गलत किसने किया, ये हम बात जान सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? बिकॉज देर इज़ क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके बेटे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लियर होने के कारण वी कैन इमीजिएट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम फिक्स कर सकते हैं कि काम अच्छा या बुरा किसने किया है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देयर बाय अगर काम अच्छा हुआ है तो हम उसको रिवॉर्ड कर सकते हैं, अगर काम गलत हुआ है तो हम उनको वार्निंग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकंड हमने जो इसका एडवांटेज है, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई काम ना हो या कोई काम दो बार हो जाए। तो इसमें कोई काम करने से नहीं छूटेगा और कोई भी काम डबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देर इज़ ए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, देर इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। बताया था ना मैंने आपको कि फ्यूल के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो सारे काम हमारे इजीली हम उसको असाइन कर देंगे, तो कोई भी काम दो बार नहीं होगा और कोई काम करने से नहीं छूटेगा। ओके बेटे, तो इट अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स का मतलब क्या है? कोई काम दो बार या बार बार नहीं होगा। बार बार करेंगे तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल और मशीन होगा, एफर्ट्स होगा, तो इससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी। वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट एंड वी कैन बेटर यूटिलाइज द रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड। तो ये भी पॉइंट देखो बेटे, आपके फ्यूल के प्रिंसिपल से आ रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड को हम फॉलो कर सकते हैं, इससे कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, क्योंकि सर्टेन स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। क्वालिटी ऑफ वर्क इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होता है, कल बताया था मैंने आपको बेटे। तो देयर बाय वी कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनस्टेबल है। इनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा बनाया जाता है। तो जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जो फ्रेंड्स हैं
ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं जो छोड़ के चले जाएंगे तो उनका सोशल सर्कल ख़त्म हो जाएगा और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो सकता है। लेकिन दोनों के कंपैरिजन में हम ये देखें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है और क्लियर है, लेकिन इसके अगेंस्ट आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर भी नहीं होता है और अनस्टेबल होता है। तो देयर इज स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें बेटे, अब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर हम वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो बेटे, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो यू मे बी आस्क्ड राइट द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सच बेसिस। तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इन बेसिस पे डिफरेंस लिखने के लिए कहा जा सकता है। ऑरिजिन का मतलब ये कि कैसे डेवलप होता है। तो ये आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ डेवलप्ड थ्रू द इट इज़ डिफाइंड बाय द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन से जनरेट होगा। और लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़। तो जैसे जैसे हम एक ही एग्ज़ाम्पल अगर हम स्कूल से लें तो जब हम कोई नए बच्चे नए सेक्शन में आ जाते हैं तो +2 तक वो अच्छे मतलब फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि जिसके साथ आपका मिल जोल ज़्यादा होगा, जो आपको आपके नेचर के अकॉर्डिंग सुटेबल लगेगा, आप उसको फ्रेंड बना लोगे। ओके, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अथॉरिटी। तो यहाँ पे अथॉरिटी अराइज फ्रॉम द पोजीशंस। हमें यहाँ पे जो अधिकार मिलते हैं वो हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलते हैं, हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। लेकिन यहाँ अथॉरिटी अराइज ऑफ पर्सनल जो हमारे क्वालिटीज़ हैं कि हम अच्छा बोल लेते हैं, अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो जो अच्छा स्पीकर होता है, अच्छा कम्युनिकेटर होता है और जिसकी सोशल हैबिट्स अच्छी होती हैं तो दे आर द गुड फ्रेंड्स। तो सोसाइटी उनको पसंद करती है, उनके फ्रेंड्स भी ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिहेवियर। तो यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इज़ लेड डाउन बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या काम करना है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन देर इज़ ए सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। यहाँ हमें अपने जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीडरशिप। मैनेजर्स मे बी द लीडर। तो जो हमारा बॉस होता है, जो हमारा सुपीरियर है, वो हमारे लीडर होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स मे नॉट बी अपॉइंटेड बट दे आर चूजन बाय द ग्रुप। तो हमारी फीलिंग्स, हमारे जो टेस्ट हैं जिसके साथ मैच करते हों और जो अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छा स्पीकर है, उसको हम अब कई बार लीडर बना लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजर ही हो। तो यहाँ मैनेजर लीडर होता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर लीडर हो। ठीक है, जो जिनकी सोशल हैबिट्स अच्छी होंगी, कम्युनिकेटर होंगे, स्पीकर होंगे, दे मे बी द लीडर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको बताया मैंने, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्कॉलर चेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्कॉलर चेन के थ्रू होता है और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो स्कॉलर चेन फॉलो नहीं होगा। इट कैन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक पाथ होता है कम्युनिकेशन का। जैसे ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है, टॉप टू बॉटम फ्लो करेंगे, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को फॉलो करेगा। सजेशन कंप्लेंट्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर फ्लो करेंगे। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है मे नॉट यूज स्पेसिफिक पाथ, इट कैन फ्लो इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। इसमें जो कम्युनिकेशन है वो स्टेबल भी नहीं होता है और उसका रूट भी कोई फिक्स नहीं होता है। और बाकी इसमें नेचर तो फिक्स, सर्टेन, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली क्रिएट होने की वजह से रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बट हेयर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्लेक्सिबल। ये बदलता रहता है। ठीक है बेटे, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसके बाद एक टॉप टिप आप ये ज़रूर देखेंगे बेटे, आप इसको देखना बेटे, ये ज़रूर पढ़ना, आपको बुक में मिल जाएगी।
तो यहाँ इसमें ये कहा गया है कि हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, उसके मेरिट डिमेरिट डिस्कस कर लिए, तो हमें ऐसे लग रहा है कि गोल को अचीव करने के लिए क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही होना चाहिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर कंपल्सरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक आपका जो मैनेजर है वो इसका स्ट्रैटेजिक यूज़ कर सकता है, इसके एडवांटेजेस को बढ़ाएगा और इसके डिसएडवांटेजेस को कम कर लेगा। तो लाइक इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सर्व टू ब्लेड्स ऑफ ए सीजर। ये कैंची की दो धार है। जैसे कैंची को काम करने के लिए दोनों ब्लेड्स का होना ज़रूरी है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन गोल को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए, स्मूथली फ्लो करने के लिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर कंपल्सरी। दोनों ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक यूज़ मैनेजर पे डिपेंड करता है, वो उनको स्ट्रैटेजिकली उनका एक बेटर यूटिलाइजेशन करे। तो ये दोनों ही कंपल्सरी हैं और किसी एक के बगैर हम गोल को अचीव नहीं कर सकते। खाली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं करेंगे और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी अकेले गोल को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो बेटर अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए बोथ ऑर्गेनाइजेशंस आर कंपल्सरी। तो आज आप इसको अपनी बुक से पढ़ना बेटे। तो आई हैव कंप्लीटेड फुल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट डिमेरिट डिस्कस करेंगे, फीचर डिस्कस करेंगे। और इट इज़ क्वाइट ऑपोजिट, जो हम फॉर्मल में पढ़ रहे हैं वो इनफॉर्मल में नहीं है, यानी कि मेरिट और डिमेरिट बिल्कुल ऑपोजिट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज़ ए इमीडिएट डिसीजन मेकिंग। तो कम्युनिकेशन उसमें रूमर्स होती हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल अपोजिट है। आप पढ़ के देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। जो इसके मेरिट है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट हैं, जो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट किए हैं वो इसके मेरिट है। क्वाइट ऑपोजिट। ओके बेटे, हैव ए नाइस डे। इसको कॉपी में राइट करना है बेटे, लर्न करना है। ठीक है बेटे।